So hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal and kem cho. Welcome to our YouTube channel. Find us in the easiest way to learn concept of place. In the place where you can realize you are not involved, you are fall in love with physics. So I am back with new video. In this video, we are going to capture our chapter number 2's theory, that is the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल के ऊपर मिलने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरी आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है जिसका डेरिवेशन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीव्यू दे दूं कि डाइपोल क्या था। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि डाइपोल जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस से बना हुआ है, जिसका सेपरेशन 2a जैसा है। मतलब अगर मैं सेंटर से सेपरेशन की बात करूँ तो इसके सेंटर से सेपरेशन a और a के फॉर्म में मिलेगा। और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूँ तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर में। अगर मैं बात करूँ डाइपोल मोमेंट क्या है, तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास इक्वेशन था P इक्वल टू 2aq, जहाँ पर 2a क्या है, डायरेक्शन शो करता है, इसलिए दोनों का दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। चलिए, ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। अब हमें डिफाइन क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई एक ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट के ऊपर सेंटर से आर जितने डिस्टेंस पे, सेंटर से आर जैसे डिस्टेंस पे मुझे कोई थीटा एंगल का एक पोजीशन मिल रहा है। सेंटर से आर जितना डिस्टेंस पे थीटा जैसे एंगल का एक पोजीशन मिल रहा है, जिससे अगर मैं बात करूं नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए, तो भाई यहाँ पर पॉजिटिव से ये कुछ r1 डिस्टेंस पे है, और अगर मैं बात करूं नेगेटिव से तो ये नेगेटिव से कुछ r2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है कि भाई यहाँ से, क्योंकि देखिए अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर। ठीक है, पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये इक्वेशन होता है मेरे पास में। अब अगर मुझे के की वैल्यू मुझे पता है 1/4πε0 में पुट करने वाला हूँ, क्यू का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन या फिर लेंथ ना पता हो तो लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर दो पोजीशन ले ली है। कौन कौन से, एक r1 और एक r2, जिसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा। क्यों, क्योंकि मेरे पास में r और थीटा की वैल्यू पहले से है। ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको एक जियोमेट्री का रूल बता रहा हूँ। रूल कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसी दो लाइन्स है और इसके बीच का एंगल जो है वो बहुत स्मॉल हो। अगर मान लो इन दोनों के बीच का एंगल कैसा है, बहुत स्मॉल एंगल हो, एट दैट टाइम वी विल कंसिडर अवर, अगर उसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं दोनों लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर जो मिलने वाली साइड्स होंगे वो दोनों को दोनों साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, और ये जो लेंथ रहेगी परपेंडिकुलर की वो इसके इक्वल के बराबर होगी। ठीक है, तो ये जियोमेट्री का रूल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली मैं अभी भी आपको बता दूं कि ये जो आर डिस्टेंस है, ये जो आर डिस्टेंस है वो इन दोनों के बीच का रहे हुए सेपरेशन के डिस्टेंस से बहुत छोटा है। बेसिकली ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि भाई यहाँ पर नेगेटिव क्यू, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू, ये 2a जैसा डिस्टेंस, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है एंगल यहाँ पर कुछ इस तरीके से बने। यहाँ पे थीटा जैसा एंगल बन रहा है और ये आर है, ये आपका r1 है, ये r2 है। तो देखिए इसके कंपेरिजन में ये एंगल कितना छोटा लग रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे इस रूल का यूज करने वाले हैं। तो जियोमेट्री के ये रूल का यूज करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से उस रूल का यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस क्यू पॉइंट से मेन सेंटर वाली पोजीशन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे ड्रॉ होगा। अब मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि भाई यहाँ पर मेरा जो आर का पोजीशन है, कहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को चलिए मैं एम ले लेता हूँ। इस एम पॉइंट से अगर मैं आर की पोजीशन की बात करूँ कि एम से ए के बीच में आर की पोजीशन है सेम है, प्लस क्यू से ए के बीच में r1 की पोजीशन है, ये दोनों सेम हो गई। ठीक है, मतलब अगर मुझे ये लेंथ मिल जाए, अगर ये लेंथ मेरे को पास मिल जाए, मतलब मैं ऐसा कह पाऊंगा कि भाई इसको अगर इसके साथ में ऐड कर दूंगा तो वो r1 के बराबर होगी। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कर लिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ले लिया। अब अगर ये परपेंडिकुलर मुझे मिल गया है तो यहाँ पर इसके सामने अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आपका बन जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आपकी हाइट बन जाएगी। तो मुझे बेस फाइंड करना है, मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, दैट इज योर कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हम कॉस थीटा को एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल किसकी बात करूँ, ट्राइंगल क्यू एम
एंड यहाँ पर सेंटर पोजीशन को मैं ओ ले लेता हूँ। क्यू एम ओ की बात करूँ तो मुझे ये कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगा। एज अ ट्राइंगल ऑफ ए, चलिए cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन से ट्राइंगल की बात करें? ट्राइंगल एम ओ एन प्लस क्यू वाले ट्राइंगल की बात करें, एम ओ प्लस क्यू वाले ट्राइंगल की। एम ओ प्लस क्यू ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे पास में ओ ओ प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो बेस क्या है मेरा, चलिए इसको नाम दे देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बी, और ये मेरा हो गया पॉइंट सी। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे ट्राइंगल क्या मिलेगा? ट्राइंगल एम ओ सी। एम ओ सी के अंदर अगर मैं बात करूंगा वैल्यूज की, तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस क्या है? ओ सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास में, सॉरी यहाँ पे बेस क्या है? एम ओ या फिर ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ सी। चाहिए क्या? एम ओ चाहिए भाई, एम ओ फाइंड करना है, और ओ सी की वैल्यू मेरे पास है क्या? ए। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे ओ सी की जगह पर क्या लिखेंगे? ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो मतलब ए कॉस थीटा वैल्यू मुझे एम ओ के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, मतलब अब अगर ये मैं एमओ की डायरेक्शन की बात करूँ, एमओ की वैल्यू की बात करूँ, तो एमओ की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी? ए cos थीटा होगी। मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ऐसा कुछ लिख पाऊंगा भाई, आर वन इक्वल्स टू आर प्लस एमओ, मतलब आर प्लस अगर मैं इसकी, देखिए सॉरी, ये टोटल लेंथ जो है वो आर जैसी है, ये टोटल लेंथ कैसी है? आर जैसी है। ये टोटल लेंथ आर जैसी है, मतलब अगर मेरे पास में एमओ पोजीशन आ जाए तो इसमें से आर पोजीशन में से मैं एमओ पोजीशन को अगर माइनस करूंगा तो जाके मुझे आर वन की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका आज सेपरेशन है, जैसे मैं कंफ्यूज हुआ आप मत होइएगा, यहाँ पर आज का जो सेपरेशन है वो आपका टोटल लेंथ का सेपरेशन है, और आपके पास में एमओ एक्चुअल में आ चुका है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस आर में से इस एमओ के पोजीशन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर की पोजीशन में से हम एमओ को माइनस करेंगे, तो आर माइनस एमओ की वैल्यू मेरे पास क्या है? ए cos थीटा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा? आर वन इक्वल्स टू आर प्लस ए cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। बेसिकली यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आया ये किसका डिस्टेंस होगा? प्लस क्यू के थ्रू मिलने वाले पोटेंशियल का डिस्टेंस होगा। क्लियर है? चलिए, अब एसएमएस हम क्या करते हैं, इस बी पोजीशन के ऊपर, मतलब माइनस क्यू के थ्रू मिलने वाले पोजीशन की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर अभी मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो यहाँ पर इसके ऊपर ड्रॉ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको इजी करना है तो क्या करो, आप इस लेंथ को थोड़ा नीचे ले लो। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इस पोजीशन इस टर्म को मैं इरेज कर देता हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ p इक्वल टू 2aq। चलिए, अभी हमें क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है नीचे की ओर। हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। अब बेसिकली हम परपेंडिकुलर बनाना चाहे तो इसके ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और ये लाइन कुछ आगे तरह से एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर हमने बनाया तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एन। तो अब मेरे पास ट्राइंगल कौन सा हो गया? जिस तरीके से यहाँ पर हमें मिला था ट्राइंगल एम ओ सी, यहाँ पर हमें ट्राइंगल मिलेगा एन ओ बी। क्या मिलेगा? ट्राइंगल एन ओ बी, जिसमें मेजरमेंट एंगल एन जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब अगर ये 90 डिग्री है, मतलब ये क्या बनेगा? आपका हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर ये बनेगा आपका बेस, और ये क्या बन जाएगा? आपका परपेंडिकुलर। तो वापस से अगर मुझे बेस फाइंड करना है तो कौन सा रिलेशन आएगा? cos थीटा का। तो cos थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा? cos थीटा इक्वल्स टू होगा मेरा एन ओ या फिर ओ एन डिवाइडेड बाई ओ बी। और ओ एन की वैल्यू क्या है मेरे पास में? ओ एन की वैल्यू जो है बेस वो मुझे फाइंड करनी है, तो मैं ओ एन को एज इट इज रखूंगा। ओ बी की वैल्यू मेरे पास है पहले से ए, और cos थीटा भी है, तो मुझे ओ एन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी मिलेगी ए cos थीटा के बराबर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट ये आपको पूरा टोटली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ आपको, सारी की सारी चीजें समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए तो इजीली आपको समझ में आएगा। चलिए, ओ एन की वैल्यू यहाँ पर हमने पास ए cos थीटा आ गई। अब आप देखेंगे कि सेंटर से इस ए पोजीशन के ऊपर का लेंथ जो था वो आर था, हमने इसको एक्सटेंड किया, मतलब ये आपकी एक्स्ट्रा लेंथ हुई। ये एक्स्ट्रा लेंथ को आपको अगर पूरा ए पोजीशन तक पहुंचाना, मतलब मुझे आर में इस लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं आर टू की बात करूंगा कि आर टू का जो पोजीशन मिलेगा आपको, आर टू का जो आपको पोजीशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा आर प्लस ओ एन के बराबर। तो यहाँ पर आपको ओ एन को इस आर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारे पास तो है पहले से, ओ एन की वैल्यू भी हमने यहाँ से ऑब्टेन कर ली है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? आर प्लस ए cos थीटा के फॉर्म में आर टू की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए हमें चाहिए क्या था, इक्वेशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। यहाँ पर दोनों के दोनों चार्जेस के लिए पर्टिकुलर पोटेंशियल जो मिलेगा वो के क्यू बाई आर के फॉर्म में मिलेगा, और यहाँ पर आर की वैल्यू भी हमने अभी ऑब्टेन कर ली है। तो चलिए नेट पोटेंशियल जो है उसको फाइंड कर लेते हैं कि भाई नेट पोटेंशियल, चलिए नेट पोटेंशियल,
चलिए नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए, नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए क्या मिलेगा आपको, देखते हैं किसके बराबर मिलेगा। तो भाई वी नेट इक्वल्स टू किसके बराबर मिलेगा, तो भाई V1 प्लस V2 के बराबर मिलेगा। एक V1 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, V1 की वैल्यू हमारे पास है वो अगर मैं लिखूं तो E ऑफ प्लस Q डिवाइडेड बाई R1 प्लस ऑफ K ऑफ माइनस Q डिवाइडेड बाई R2। निकल के क्या आएगा, तो KQ बाई R1 माइनस KQ बाई R2। ठीक है, KQ को कॉमन निकाले बाहर, तो 1 क्या मिलेगा, 1 R1 माइनस 1 R2। अब इसी को सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 R1 की जगह पे मैं क्या रख पाऊंगा, मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आई है, तो R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, सेम एज माइनस 1/R2 की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो भाई R प्लस ए कॉस थीटा। चलिए इसके लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ पर भाई, तो यहाँ पर मिलेगा R प्लस ए कॉस थीटा इन ब्रैकेट माइनस R माइनस ए कॉस थीटा, और यहाँ पर इन अंदर साइड में मुझे क्या मिलेगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्म मिलेगा। चलिए इसको अंदर से माइनस को अंदर इंसर्ट कराते हैं, तो माइनस अगर इंसर्ट होगा तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन वी नेट इक्वल्स टू के क्यू इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या मिलेगा, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस ऑफ R प्लस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वैल्यू नीचे क्या रहेगी, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये R से R कैंसिल आउट हो गया, और तो आपके पास इक्वेशन क्या मिला, के क्यू इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं कि इसमें अगर मुझे डाइपोल को ऐड करना हो या डाइपोल मोमेंट को ऐड करना हो, तो आप देख पा रहे हो कि भाई 2aq जो पोजीशन है वो क्या बन जाएगी आपकी p वाली पोजीशन बन जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, p cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अभी अगर मैं इन दोनों के ये जो cos थीटा है, cos थीटा के अगर मैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो cos थीटा कैसे डिफाइन करता है, तो भाई डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। तो इसके बीच का रिलेशन अगर मैं बोलूं तो वी नेट इक्वल टू क्या मिलेगा, के डॉट पी डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो भाई R स्क्वायर की जो लेंथ है, अगर मैं cos थीटा के ऐसे मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो भाई वो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। cos थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 मिलती है तो भी मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ही फॉर्म मिलने वाला है। मतलब क्या, ये जो R डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये A का डिस्टेंस तो बहुत छोटा होगा ना। तो अगर मैं इस टर्म को नेग्लिजिबल करूं, इफ R इज ग्रेटर देन A, तो मुझे इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। मतलब ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, तो भाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके 0 के बराबर हो जाएगी। तो अभी आपका जो वी नेट निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, के डॉट पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कैसा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो पोटेंशियल के ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आपको आर कैप लिखना पड़ेगा और पी के ऊपर भी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लास्ट में इक्वेशन जो निकल के आएगा वो इक्वेशन क्या निकल के आएगा, तो भाई के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। बेसिकली अगर आपको वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना है तो इस पोजीशन में आपको लिखना पड़ेगा, और अगर वेक्टर फॉर्म में ना लिखना हो तो आपको ऊपर वाला के पी अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपको माइनर क्वेश्चन आता है कि भाई ये पोटेंशियल जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा, मतलब पोटेंशियल का जो वैल्यू मिला हुआ है उसमें डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा या पोटेंशियल किस डायरेक्शन में होगा। तो अगर आपको ऐसा कहा जाए कि कोई चार्ज जो है वो इस एक्सिस के साथ में है, एक्स एक्सिस से अगर प्लस माइनस क्यू डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी और आपके अलग अदर चार्ज की डायरेक्शन ऐसी, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री बनेगा। और 180 डिग्री बनेगा जब इनके के बीच का एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, तो जो आपका पोटेंशियल रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू को डिनोट करेगा। सेम एज अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है, तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इस तरीके से, आपका चार्ज का डायरेक्शन भी इस तरीके से, दोनों के बीच का एंगल कैसा रहेगा, थीटा 0 डिग्री रहेगा। और अगर थीटा 0 डिग्री रहेगा एट दैट टाइम आपका जो पोटेंशियल मिलेगा वो पॉजिटिव का फॉर्म होकर मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा कहे कि भाई इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपको किस तरीके से मिलेगा, कुछ यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो एट दैट टाइम आपका पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से मिलेगी। तो उसके लिए बेसिकली मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्रीव्यू अगर आपको वापस दे दूँ
तो हम प्रीवियस लेक्चर में देख के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड विथ टू सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a। 2a जैसे कोई सेपरेशन होना चाहिए उन दोनों के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल। और डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से होगा। तो इसके डायग्राम के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिसको हमने कुछ इस तरीके से डिनोट कर दिया है। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, डाइपोल को प्लेस कर देते हैं। डाइपोल इज मेड विथ टू सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस हैविंग अ सेपरेशन 2a। 2a जैसा कोई सेपरेशन होना चाहिए और उनके बीच का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग नेचर के एंड सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस ले लिए हैं जिसका सेपरेशन 2a जैसा है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सेंटर पोजीशन है जो कि इसको a और a फॉर्म में सेपरेट करेगा। ठीक है, चलिए अभी ये यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखे हुए, इसका मतलब क्या कि जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स किस फॉर्मूला से ऑब्टेन होगा, तो वो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू EQ वाला। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आता था E इक्वल्स टू F/Q से, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, EQ के फॉर्म वाला होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया। मतलब अगर किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लेंगे। कौन कौन से फोर्स, तो भाई इसके पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला पॉजिटिव EQ वाला फोर्स, और दूसरा नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला उसके डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में लगने वाला नेगेटिव EQ वाला फोर्स। ओके, और जिसकी वजह से ये क्या करना चालू करेगा, ये कुछ थीटा जैसे एंगल पे प्लेस हुआ है तो थीटा जैसे एंगल पे कुछ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और वो कुछ इस तरीके से रोटेशन, अगर आपको मैं समझाऊं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से है और यहाँ पर मुझे इसको डाइपोल को रख दिया है और इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर फोर्स यहाँ से लगेगा और ये इधर से लगेगा, ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो कंटिन्यू रोटेशन की वजह से यहाँ पर मुझे अब जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स के फॉर्म नहीं होगा, वो बन जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन होने की वजह से हमें एक क्वांटिटी मिलेगी फोर्स की जिसे हम बोलते हैं टॉर्क, जिसका फॉर्मूला होगा टॉर्क टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, जिसे आप टॉर्क टाउ इक्वल्स टू P साइन थीटा के फॉर्म में भी लिखते हैं। भाई PE साइन थीटा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा, जहाँ पे P क्या है आपका डाइपोल मोमेंट, P जो है वो हमारा है डाइपोल मोमेंट, और E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट करता है। और हियर द साइन थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। साइन थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच का, P और E का, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, चलिए अभी ये थीटा जितने एंगल पर डिस्प्लेस किया गया है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, जाहिर सी बात है। और टॉर्क लगने के बाद में ये रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कुछ इस तरीके से। अब अगर मुझे इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके रोटेशन को चेंज करना पड़ेगा। मतलब मुझे कुछ अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कुछ थीटा जैसे एंगल पर डिस्प्लेस्ड हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैंने क्या कह रहा हूँ। तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कोई एक टॉर्क एक्सटर्नल लगाते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, और इसको कुछ थीटा डी थीटा जैसा, मान लो छोटे एंगल जितना वो डिस्प्लेस करेगा, डी थीटा जितने एंगल जैसा वो डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये छोटा एंगल जैसा डी थीटा जितना एंगल वो डिस्प्लेस करता है। और अब जो डाइपोल इस तरीके से रोटेट हो रहा था वो क्या करेगा, थोड़ा रोटेशन कम कर देगा और कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, मतलब घूम जाएगा थीटा जितने एंगल पे, वो रोटेशन को करना दिखाना चालू कर देगा। मतलब इससे होगा क्या, इसके ऊपर एक वर्क करना पड़ेगा और यहाँ पर जो हमारा वर्क डन होगा वही एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा हो एक्चुअली में हो क्या रहा था। ये जो डाइपोल है वो कंटिन्यूसली इस तरीके से स्पिनिंग कर रहा था टॉर्क टाउ लेकर, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, इसका मतलब क्या, इसके रोटेशन को अपोजिट डायरेक्शन में कोई वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन जो है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होगा। तो उस वर्क डन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थीटा जितने एंगल पे वो डिस्प्लेस तो हो रहा है, देखो बेसिकली इसका रोटेशन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे थीटा है उसका वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो इसको इस सिचुएशन में मुझे टॉर्क जो है वो मिलेगा नहीं, फिर वो घूमेगा, फोर्स लगेगा और इस तरीके से कंटिन्यूअसली रोटेशन चालू किया। हमें क्या करना है, इस रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाना है जिसकी वजह से ये कुछ थीटा जितने एंगल पर डिस्प्लेस्ड होगा, और ये जो टॉर्क लगेगा मतलब ये जो फोर्स होगा, फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये नॉर्मल वर्क डन का फॉर्मूला है।
यहाँ पर जो हमारा वर्क डन रहेगा वो एज ए छोटे डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है, तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को बोलता हूँ कि भाई छोटा डिस्प्लेसमेंट है और उसमें मिलने वाला वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा। मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू में क्या लिख पाऊंगा, टाउ इंटू डी थीटा, जहां पर टाउ ये रोटेशनल मोशन को अंदर मिलने वाला फोर्स है और डी थीटा जो है रोटेशनल मोशन के अंदर मिलने वाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो आपको टाउ एक्सटर्नल मिलने वाला है और ये जो ओरिजिनल टाउ है, ये दोनों की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है टॉर्क के थ्रू उससे कई गुना ज्यादा रोटेशन इसको दे दिया जाए तो ये क्या करेगा, पूरे फिनोमेना को अलग कर देगा। तो यहाँ पर जो है वो टाउ एक्सटर्नल जो आप टॉर्क लगा रहे हो वो सिमिलर अमाउंट में टॉर्क के बराबर ही होना चाहिए या होगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी हमारे पास में एक क्वांटिटी मिली डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क टाउ इंटू डी थीटा वाली। अब अगर मैं टॉर्क टाउ की वैल्यू की बात करूं तो टॉर्क बराबर क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और डी थीटा तो मेरे पास पहले से है ही। अभी पी साइन थीटा में अगर मैं बात करूं तो पी क्या है, यहाँ पर पी इज अ डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का हमारे पास इक्वेशन है, डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन होता है 2aq, डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्या होता है 2aq। तो हम यहाँ पर पी की जगह पर क्या रख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू 2aq इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिला वर्क डन का वो एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट मिला। ठीक है, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट मिलने के बाद में अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड करना हो कि भाई इसके ऊपर कितना टोटल वर्क डन हो रहा है, उस टोटल वर्क डन को हम किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, ये अगर आपको ये स्टेप ना करना हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली स्टेप को भी लेके आगे कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, स्टेप्स के नेक्स्ट वाले स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी हम क्या करना पड़ेगा, जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो उसके थ्रू तो हमें छोटा वर्क डन मिलेगा, लेकिन चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ बड़े वर्क डन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्क डन को बड़े वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए इसका कुछ छोटे जितने एंगल पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन को हम आगे लेकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसके इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा कि भाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ये थीटा जैसा एंगल था, उससे हम डी थीटा पे जा रहे हैं, थीटा एंगल को मैं θ1 सपोज करता हूँ, और यहाँ पर थीटा जितने थीटा डेल थीटा को θ2 सपोज करता हूँ। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा, वो भी कहाँ से θ1 टू लेकर θ2 के लिए, θ1 से θ2 के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब डी थीटा जो है उसको मैं एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो डी ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल वर्क डन डब्ल्यू, यहाँ पर टीई, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर पी का कोई रोल है नहीं, तो एज अ कांस्टेंट वो बाहर निकल जाएगा, तो पी आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, θ1 टू θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ये साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पीई इंटीग्रेशन को हम ओपन कर देते हैं, मतलब माइनस कॉस थीटा इंटू वहां पर लिमिट क्या रहेगी, θ1 टू θ2 की लिमिट रहेगी। ये माइनस को अगर मैं बाहर निकालू तो मुझे क्या मिलेगा, पीई कॉस थीटा θ2 टू θ1 की लिमिट है ना। अब यहाँ पर लिमिट के लिए क्या है रूल्स कि भाई पहले अपर लिमिट पुट करनी है और माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, वर्क डन का फॉर्मूला मिला। अभी ये जो वर्क डन हुआ है, ये जो वर्क डन आपका आया है, यही तो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगा ना। तो यहाँ पर ये जो वर्क डन आया है वो वर्क डन किसकी वजह से मिला है, θ1 टू θ2 में इस डाइपोल को डिस्प्लेस करने के अंदर मिला हुआ वर्क डन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यही जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगा, जिसको हम डेल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल यू इक्वल टू में क्या लिख पाऊंगा, यहाँ पर माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अगर मुझे कोई ये कहे, अगर मुझे कोई ये कहे कि भाई यहाँ पर देखो, ये बेसिकली ये मेन इक्वेशन है हमारा, लेकिन अगर कोई आपको ये पूछे कि भाई ये तो इक्वेशन आपका किस लिए हुआ कि भाई मान लीजिए कुछ एंगल पे वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मान लीजिए कि भाई पहले 30 एंगल था और बाद में वो 60 एंगल पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, तो उस समय पे ये दो एंगल के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि भाई डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर कोई एक एंगल के ऊपर हो रहा है, थीटा के ऊपर हो रहा है, एट दैट टाइम हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, या इसके ऊपर से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेल यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, u2 माइनस u1
ओके, सेम एज अगर मैं पी को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पीई cos थीटा 2, मैं माइनस को एज इट इज रखता हूँ और ये वापस से पी इधर लेके आता हूँ, तो माइनस क्या रहेगा, माइनस ऑफ पी cos थीटा 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये पी अंदर मल्टीप्लाई होते प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ माइनस को एज इट इज रखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, पी cos थीटा 2 और पी cos थीटा पर। और अगर दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो मैं क्या लिख पाऊंगा कि भाई U2 किसके बराबर होगा, तो भाई पीई मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहा हुआ थीटा 2 का डिस्प्लेसमेंट, उसकी वजह से मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंडरी पोजीशन पे। और अगर मैं U1 की बात करूं तो U1 किसके थ्रू मुझे मिलेगा, तो माइनस पीई थीटा 1 के फॉर्म में मिलेगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा पूछ जाए कि भाई पर्टिकुलर कोई थीटा एंगल के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, तो उसका इक्वेशन बनेगा माइनस पीई कॉस थीटा। क्या इसी बात है, क्योंकि यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2 ही तो चेंज हो रहा है और बाकी के बाकी सारी चीजें तो उसी तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेजर इक्वेशन बनेगा यू का, वो क्या बनेगा, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे या आपको न्यूमेरिकल इस तरीके से आए कि भाई किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम दो अलग अलग एंगल पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी विल यूज दिस इक्वेशन, जहां पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 वाला हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर आपको एंगल दिया हुआ है कि सिर्फ थीटा एंगल पर डिस्प्लेस करना है एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, सो एट दैट टाइम वी विल यूज दिस इक्वेशन, जो कि है u इक्वल्स टू माइनस पीई cos थीटा। वीडियो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कैप्चर अबाउट चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट थियरी, जो कि आपके 2 मार्क्स में पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो लेट डिस्कस व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो equipotential surfaces are that type of surface where you can get any kind of charge potential as same as each and every charges। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सर्फेसेस है, सपोज मैं कोई एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज के थ्रू मुझे स्पेरिकल फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। आप ये बोल सकते हो कि भाई ये बेसिकली एक इमेजिनरी सरफेसेस होती है जो कि चार्ज अपने आसपास में क्रिएट करता है। और अगर मैं इसके सरफेस की बात करूं तो सरफेस के कोई भी पोजीशन पे किसी भी पॉइंट के ऊपर मिलने वाला पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। वो पोटेंशियल क्या होगा, तो भाई V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सर्फेसेस है जो कि एक इमेजिनरी भी आप बोल सकते हैं कि भाई किसी चार्ज के आसपास में इमेजिनरी, या फिर किसी कंडक्टर के आसपास में एक इमेजिनरी एरिया क्रिएट होता है जिसके अंदर रहा हुआ हर एक पॉइंट जो है वो अपने आसपास में जो पोटेंशियल इंडक्ट कर रहा है या पोटेंशियल कंज्यूम कर रहा है उसके अंदर रहे हुए सारे सारे चार्जेस के लिए पोटेंशियल जो है वो सेम मिलेगा। तो दैट टाइप ऑफ सर्फेसेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। चले, ये तो हुआ हमारा फिनोमेना कि भाई इक्विपोटेंशियल है क्या, या फिर आप थियोरेटिकल पोर्शन बोल सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो लेट डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस। सो सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसके अंदर ये आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अगर मैं वर्क डन की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, तो वर्क डन जो है वो आपका 0 मिलेगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन जो रहेगा वो 0 मिलेगा। क्यों, चलिए इसको प्रूव करते हैं कि भाई इसके लिए प्रूव क्या है। तो मैं एक सरफेस क्रिएट करता हूँ मान लीजिए ये मेरी कोई एक सरफेस है, यहाँ पर किसी एक पोजीशन, यहाँ पर एक मेरी बी पोजीशन है, जिसके ऊपर यहाँ पे से चार्ज को मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको इधर लेके आना है। अब अगर जाहिर सी बात है कि मुझे चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, इसका मतलब क्या है, मुझे कोई ना कोई इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। विदाउट वर्क डन जो है चार्ज यहाँ से यहाँ पर जाएगा नहीं। तो ये जो वर्क डन मैं करूंगा इसके लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, ये क्या है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पे भी वोल्टेज V ऑफ ए, पोटेंशियल सॉरी वोल्टेज नहीं पोटेंशियल V ऑफ ए, और बी पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल V ऑफ बी, दोनों को दोनों सेम मिलने वाला है। मतलब इस सिचुएशन के अंदर आपका VA और VB दोनों सेम मिलेगी, कोई इसमें कोई डिफरेंस वाली तो बात है ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वर्क डन की, सो बेसिकली वर्क डन को एज अ पोटेंशियल के फॉर्म में हम ये लिखते हैं कि भाई वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन चार्ज, या फिर आप सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि भाई पोटेंशियल इक्वल्स टू व्हाट, तो भाई वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आप सिंपली इसको इस तरीके से लिखिए कि भाई V इक्वल्स टू W बाई Q। ठीक है, अब ये जो V आपको मिलने वाला है, ये V क्या है, ये किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये V बेसिकली क्या है, इट इज
पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी, बेसिकली आप इसको डेल वी भी आप कह सकते हो। तो पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी दोनों के दोनों कैसे मिलने वाले, सेम मिलने वाले, ठीक है। मतलब मैं इस v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो भाई वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, वी ऑफ ए में से वी ऑफ बी तक जाना है, मतलब ए चार्ज के पॉइंट में से बी पॉइंट तक मुझे लेके जाना है। तो उसके ऊपर जो चार्ज के ऊपर वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन, ठीक है। तो वी ए और वी बी दोनों का डिफरेंस मुझे मिलेगा किसके इक्वल में, तो भाई डब्ल्यू बाई क्यू के इक्वल में। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई वी ए और वी बी कैसे है, दोनों के दोनों पोटेंशियल में तो सेम है, मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, जीरो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगर ये जीरो है, इसका मतलब मैं अगर चार्ज के साथ में इसका मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यस और नो। तो इसको हमने यहाँ पे प्रूव किया कि अगर सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो उसके ऊपर मिलने वाला टोटल वर्क डन जो रहेगा वो जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस सरफेस के ऊपर मिलने वाला पोटेंशियल जो है वो सेम होता है दोनों दोनों चार्जेस के लिए, ठीक है। ये भी पहली प्रॉपर्टीज। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं, ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टीज ऐसा बोलती है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बात करूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो उसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ में। इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो हमने वर्क डन किया है उसके साथ में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए रिलेशन है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब आप ये समझिए कि भाई सरफेस के अंदर रहा हुआ जो वर्क डन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। कैसे? तो चलिए उसको भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सरफेस बना दी है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट बी। हमें क्या करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। अब ए पॉइंट के ऊपर मिलने वाला पोटेंशियल जो है वो वी ए जैसा है, बी पॉइंट के ऊपर मिलने वाला पोटेंशियल जो है वो वी बी जैसा है। अब यहाँ पर ए पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल और बी पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसके अंदर मिलने वाला जो चार्ज है, चार्ज, वो चार्ज की वैल्यू अगर 1 कूलम सपोज करूँ, ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू अगर मैं 1 कूलम सपोज करूँ, और अगर इसके ऊपर मैं मान लीजिए कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो हर एक चार्ज के ऊपर मिलने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एग्जर्ट करोगे तो बेसिकली उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस फॉर्म में होगा, तो एफ इक्वल्स टू ई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पर ई कैसी क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। मतलब आप सिंपली आप ये कह सकते हो कि भाई अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप चार्ज को प्लेस करते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि ई एफ इक्वल टू ई क्यू के बराबर होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस क्यू को 1 कूलम सपोज किया, मतलब यूनिट चार्ज सपोज किया है, तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि भाई फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का दोनों सेम होगा, यस और नो। यहाँ पर आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का दोनों सेम मिलेगा। अब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं भाई डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल में होता है, तो भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल में। मान लीजिए कि भाई यहाँ पर डी आर जैसा कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भाई छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो डी आर जैसा मैंने कोई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। अब ये डी आर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली एफ डॉट प्रोडक्ट है, तो वर्क डन के लिए डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पर कि भाई इसका अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो मैं क्या लिख पाऊंगा, तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन होता है, तो वो डिफाइन होता है आपका cos थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एफ डी आर cos थीटा। अब यहाँ पर वर्क डन तो मेरा जीरो है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पहली प्रॉपर्टी में ऑब्टेन किया कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओगे तो वर्क डन जीरो मिलता है, तो यहाँ पर भी वर्क डन जीरो ही मिलने वाला है। अब अगर वर्क डन जीरो है, इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि भाई जो आरएचएस की क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं जीरो होगी, तभी जाके वर्क डन जीरो हो रहा है, यस और नो। चलिए, तो अगर आरएचएस की क्वांटिटी जीरो है, इसका मतलब क्या कि मुझे यहाँ पर ये टोटल क्वांटिटी जीरो मिलने वाली है, और अगर ये टोटल क्वांटिटी जीरो है इसका मतलब क्या है कि भाई जो फोर्स के साथ, फोर्स बेसिकली इक्वल किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर मैं फोर्स की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई रखूं तो ई डॉट डी आर में से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो होने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास आउट हो रहा है, इस वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। डायरेक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो होने का कारण क्या होगा, तो ये कारण हो सकता है इन दोनों के बीच का एंगल। और cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा कब जीरो होगा, तो cos थीटा जीरो होगा जब आपका cos थीटा अगर में जीरो होगा तो वो कब जीरो होगा, जब आपका cos थीटा में से cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी तब, है ना, क्योंकि cos जीरो कब होता है, थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो इनडायरेक्टली आप कैसे बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर थीटा कैसा होगा, 90 होगा। और ये थीटा 90 किसके बीच का है, ये 90 जो है वो एंगल किसके बीच का है, तो भाई ई और डी आर के बीच का है ना। मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई वर्क डन के लिए जो डायरेक्शन है
उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखने ये मिला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमें वर्क डन 0 मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टीज में देखने ये मिला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो वर्क डन के जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज रहेगा। चलिए इसकी अनदर प्रॉपर्टीज आगे देखते हैं। तो चलिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज में हम कुछ शेप की बात करेंगे। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग चार्जेस की तरीके से किस तरीके से डिफाइन होता है। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट चार्ज की बात की थी। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमें एक स्पेरिकल शेप दिखाई देगा, जिसके अंदर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। मतलब ये जो पूरी डायरेक्शन है वो किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप की बात करें यहाँ पर। तो अगर मैं मान लीजिए कि दो सिमिलर चार्ज लेता हूँ, दो सिमिलर अमाउंट के चार्ज लेता हूँ, तो सिमिलर चार्ज के अंदर होगा क्या, तो भाई सिमिलर चार्ज के अंदर जो भी सरफेस रहेगी वो एक दूसरे को अपने आप को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों रिपेल से नीचे दिखाएंगे, अगर नेगेटिव है तो भी दोनों के दोनों एक दूसरे के रिपल से नीचे को शो करेंगे। जिसके लिए आपको डायग्राम को इस तरीके से बनना है कि भाई यहाँ से वो दूर जाते हुए नजर आए, जो कि आपको इस डायग्राम में देखने मिल रहा है। और बाहर साइड में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, रिपल्सिव नेचर का रहेगा। थर्ड डायग्राम कुछ इस तरीके से कि अगर मान लीजिए हमने चार्ज को अब अलग कर दिया है, चार्ज को अलग कर दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिमिलर अमाउंट के चार्ज तो नहीं है, मतलब यहाँ पर कौन से चार्ज है हमारे, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस है। और अनलाइक चार्जेस के लिए कैसा है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर यहाँ पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहेंगे तो वो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जो डायग्राम प्लॉट होगा वो बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव को साइड में शिफ्ट हो रहा होगा। इस तरीके से आप प्लॉट करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगी कि भाई यहाँ से निकल के वो कहाँ जा रही है, नेगेटिव के साइड में जा रही है। फोर्थ डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जो जो डिस्टेंस रहेगा दो पोटेंशियल के बीच का, वो डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम अमाउंट का रहेगा। मतलब अगर आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली मूव हो रही है, इसका मतलब क्या, अगर आप उसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस को अगर आप पुट करोगे तो हर एक सरफेस का जो बीच का डायरेक्शन रहेगा वो आपको सेम मिलेगा, जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए देखने नहीं मिलता है। मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है वहां से डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई यहाँ से मान लीजिए कुछ इस तरीके से मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने मिल रही है। तो इसके अंदर अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को पुट करूंगा तो पहली सरफेस के बाद में जो डिस्टेंस रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, और दूसरी सरफेस के बाद में और तीसरी सरफेस का डिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे मूव करते जाएंगे वैसे उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा। The capacitance of the spherical conductor. Capacitance, first of all we will discuss about what is capacitance. Okay, so capacitance is a unit of capacitor. Now the question arises, what is capacitor? So कैपेसिटर क्या है, इसे जानने के लिए सिंपली अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई कैपेसिटेंस ये कैपेसिटर की एक यूनिट है, और कैपेसिटर जो है वो एक ऐसा पोर्शन है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्या करता है, चार्ज की कैपेसिटी को स्टोर करता है। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने क्या कहा, कैपेसिटेंस जो है ये एक यूनिट है किसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटर। एंड व्हाट इज कैपेसिटर? Capacitor is a device which stored a charge, stored the charge, जो कि चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हमें पढ़ना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये एक मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, दैट इज योर कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो किसी एक स्पेरिकल सरफेस के लिए क्या मिलता है। किसी एक स्पेरिकल सरफेस के लिए अगर मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो किस तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सपोज करें कि भाई मान लीजिए कोई एक मेरी स्पेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये कोई एक स्पेरिकल सरफेस है जिसके ऊपर हमने पोटेंशियल पॉजिटिव कर दिया है, या फिर आप ये सिंपल ये बोलिए कि भाई हमने क्या किया है, चार्ज पॉजिटिव सरफेस के बाहर रख दिया। आप सबको पता है कि भाई सरफेस है तो सरफेस के बाहर ही हम ऑलवेज जो चार्ज है वो आते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या ले लिया कि भाई यहाँ पर आर जैसे कोई रेडियस है उस सरफेस की,
और यहाँ पर क्यू जैसा कोई अमाउंट का चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। जिसके लिए अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो भाई इसका पोटेंशियल जो है वो v जैसा है। और अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल की, तो हमने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला डिनोट किया था, दैट इज योर के क्यू बाई आर। अगर यहाँ पर चार्ज की बात करें कैपिटल क्यू लिया तो चलिए इसको कैपिटल क्यू लिख देते हैं। सो v इक्वल्स टू होगा के कैपिटल क्यू बाई आर, जहाँ पर r क्या है, r इज अ रेडियस ऑफ द स्पीयर, r इज अ रेडियस ऑफ स्पीयर, r इज द रेडियस ऑफ स्पीयर। चलिए मैं कैपिटल क्यू की बात करूँ तो कैपिटल क्यू इज द चार्ज ऑफ द सरफेस। अब अगर यहाँ पर k की बात करें तो k इज व्हाट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने 9 × 10⁹ ली थी, जिसे हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि भाई k इक्वल्स टू व्हाट 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर। तो यहाँ पर हमको एक दूसरा फॉर्मूला मिलता है पोटेंशियल का, दैट इज 1/4πε0 क्यू बाई आर। हमने क्या फाइंड करना है कि भाई ये स्पेरिकल सरफेस के लिए कैपेसिटेंस कैसे मिलेगा। तो आपको मैं बताऊं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाई वी, जहाँ पर क्या Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, पोटेंशियल है। हमने यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू पहले से फाइंड करके रखी है, चलिए इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या मिलेगा। तो हमें मिलेगा Q इक्वल्स टू, ये V की जगह पर हम ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो 1/4πε0 क्यू बाई आर, यहाँ से Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों सरफेस पर रहे हुए चार्ज जो है वो इंडिविजुअल सेम अमाउंट में। तो हमें C की वैल्यू क्या मिलेगी, C के लिए इक्वेशन मिलेगा 1/4πε0 इंटू आर। इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन डिनोट क्या करता है, इनडायरेक्टली किसी भी स्पेरिकल सरफेस की अगर मैं बात की जाएगी तो स्पेरिकल सरफेस के लिए ऑलवेज कैपेसिटेंस जो है उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। व्हाई, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई C is proportional to R. C is what? The capacitance is proportional to the radius of the spherical surface. कई बार इसके ऊपर से MCQs पूछे जाते हैं कि if you have a surface, then you will increase the surface radius like twice or thrice and fourth time. So what is the capacitance over the surface? Okay, तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि कभी भी अगर रेडियस को बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर रेडियस को बढ़ाया जाएगा तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा, किसके लिए, स्पेरिकल कंडक्टर के लिए। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर ये इक्वेशन क्या कितना इंपॉर्टेंट दिखाता है कि भाई स्पेरिकल सरफेस के लिए डायरेक्टली अगर आपको कैपेसिटेंस की बात करें तो वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको थोड़ा और डीप में अगर समझाऊं आपको तो आपको जिस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, यहाँ पर जो आपका कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे कोई ये कहे कि भाई अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो भाई अर्थ के लिए मुझे कैसे क्या करना होगा, तो सबसे पहले अर्थ का रेडियस निकाल लेना होगा। अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 100 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस। अब अगर मुझे इस कैपेसिटेंस की वैल्यू के अंदर में रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4πε0 इंटू आर, इसको लिखा जा सकता है। और 4πε0 क्या है, बेसिकली हमें पता है कि भाई 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो भाई 1/9 × 10⁹ लिख सकता हूँ। और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ की अगर मैं बात करता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना मिलता है, 6400 इंटू, इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका इक्वेशन निकल के आएगा या इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको मिलेगी कुछ 711 × 10⁻⁶। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है उस यूनिट को हम बोलते हैं फेराडे या फिर फेराड, जिसको आप कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर इसका यूनिट मिलेगा कैपिटल F, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है उसे हम बोलते हैं फेराड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको टर्म जो मिलेगी वो आपको मिलेगी फेराड में। तो यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि भाई ये आंसर आपको जो मिला है वो किसके इक्वल होगा, तो भाई C इक्वल टू होगा आपका 711 × 711 माइक्रोफेराड। क्यों, क्योंकि 10⁻⁻6 को आप क्या लिख सकते हो, माइक्रोफेराड को। मतलब आप यहाँ पर देख के आप ये अंदाजा ऐसा लगा रहे हो कि भाई सिर्फ अर्थ के लिए ये जो वैल्यू मिल रही है मुझे वो किस फॉर्म में मिलेगी, तो भाई 0.000711 के टर्म्स में मिलेगी। मतलब आप ये सोचोगे कि भाई अर्थ के अंदर कोई कैपेसिटेंस है ही नहीं। पर मैं आपको एक और चीज
इंडिकेट कर दो, ये जो फेराड है ये खुद में ही एक बिग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो फेराड का जो यूनिट है, ये यूनिट ही अपने आप में एक बिग वैल्यू, बड़ी वैल्यू है। जैसे सिंपली से मैं आपको ये कहूँ कि भाई मेरे पास में 1 kg कोई सब्सटेंस है, 1 kg तो आपको छोटा लगेगा, लेकिन आपको कोई ऐसा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि भाई कई बार क्या होता है, यूनिट के अंदर भी खुद का एक बिग वैल्यू होता है। जैसे आप 1 kg कह लो या फिर 0.1 टन कह लो, तो अगर आप कोई, आप सिंपल सी बात है कि आपको ये लगेगा कि भाई टन और वो भी 0.1 जैसा, पर अगर मैं आपको इंडिकेशन दूं तो भाई 1 kg इक्वल टू 1000 टन होता है। आपको अगर किसी भी सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि भाई आपको कहेगा कोई कि भाई 1 kg ही ले लो या फिर 0.01 टन ले लो, ये दोनों के अंदर आपको सिंपल से आपको क्या पता चलेगा कि यार 0.01 टन तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, 1 kg बड़ा होगा, है ना। पर मैं आपको खुद को आप सबको ये बता दूं कि भाई टन इक्वल्स टू होता है 1000 kg। इसी तरीके से ये जो फेराड है ना, ये फेराड खुद के अंदर की एक इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उसके सामने रही हुई सारी के सारी टर्म्स को छोटा नहीं बता सकते कि भाई ये छोटा टर्म है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी कैपेसिटेंस की, ऑलवेज आपको या तो आपको माइक्रो फेराडे में मिलेगी, या तो फिर नैनो फेराडे मिलेगी, या तो फिर आपको पिको फेराडे मिलेगी। इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यू की बात करो तो 10⁻⁻6, 10⁻⁹ एंड 10⁻⁻12 फेराडे। ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑलवेज आपको कुछ इस फॉर्म में ही देखने मिलेगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस फॉर स्पेरिकल कंडक्टर, तो उसके लिए यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास में C इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू आर। जैसे जैसे आप आर को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई आर को आपने ट्वाइस किया हुआ है, तो भाई कैपेसिटेंस भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ट्वाइस फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट कैपेसिटेंस फॉर टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। ओके, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें कैपेसिटेंस को फाइंड करना है। चलिए बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में शो कर ही ली थी। डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं किस तरीके से। सबसे पहले चलिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा कोई डायग्राम है, ये पहली प्लेट हो गई हमारी और ये हो गई हमारी दूसरी प्लेट। अब हमें क्या करना है, इसे इन दोनों प्लेट को चार्ज कर देना है। कि भाई पहली प्लेट के ऊपर चार्ज मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, पहले प्लेट के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, और दूसरा प्लेट के ऊपर ये जो चार्ज है ये बेसिकली हमारी बैक साइड वाले, मतलब ये फ्रंट साइड वाले सरफेस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने आसपास में। जिसके अंदर हम मान लेते हैं कि भाई सिग्मा जैसा चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारी सिग्मा है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल जो है वो V जैसा है, दोनों के बीच का सेपरेशन D जैसा मान लिया गया है, और इसको कहाँ रखा गया है, फ्री स्पेस के अंदर रखा गया है। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहेगी बेसिकली कहाँ से कहाँ रहेगी, तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रैवल करते हुए हमें दिखाई देगी। तो हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके से मिलेगी, जिसमें से फर्स्ट कैपेसिटर को हम एज इट इज रखते हैं और सेकंड कैपेसिटर की प्लेट को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये सिंबल हो गया हमारा ग्राउंड का। तो इतनी सारी चीजें हमें दिखाई गई है यहाँ पर। अब हम अगर बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, तो भाई हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था। कौन सा इक्वेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन फॉर पैरेलल प्लेट, है ना। जिसमें हमने इक्वेशन डिनोट किया था कि भाई कि हमारे पास में अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट है, उस किसी एक प्लेट के सरफेस के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी कि भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जैसे मुझे मिली थी। अगर मैं इंडिविजुअल इस प्लेट की बात करूँ तो मुझे इसके थ्रू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी। इंडिविजुअल इसकी बात करूँ तो इसके थ्रू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा आपका ई टोटल इक्वल्स टू ई ऑफ फर्स्ट प्लेट और ई ऑफ सेकंड प्लेट ले लेते, तो वो दोनों क्या होगा, इन दोनों के एडिशन के बदला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपको इन द एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दोनों प्लेट के बीच में, वो आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इंटेंसिटी रहेगी।
इंडिविजुअल की बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, सेम एज इंडिविजुअल की बात करें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मिली हुई है ये इन दोनों के सेंटर के पोजीशन में मिली हुई है और जो कि सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में मिली है। सिग्मा जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, सिग्मा यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, चलिए इसके ऊपर से अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो भाई बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, तो भाई E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी टी डी आर, इस इक्वेशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अगर मैं बात करूँ माइनस साइन की तो भाई माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये इन दोनों के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड के अंदर शो नहीं करेंगे। यहाँ पर डीवी क्या है, पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, तो हमारे पास पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वी जैसा है। डी आर जो है दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस हमने डी ले लिया है, तो हमें इक्वेशन मिलेगा E इक्वल्स टू वी डी के फॉर्म वाला। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये एक इक्वेशन मेरा बना, ये हमारा एज यूजुअल दूसरा इक्वेशन बना। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, इस इक्वेशन के अंदर हमें जो सिग्मा मिल रहा है, सिग्मा बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला की बात करूँ तो वो होता है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा क्यू बाई ए की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो मुझे ई का एक नया इक्वेशन ऑब्टेन होकर मिलेगा, जो कि मिलेगा E इक्वल्स टू सिग्मा की जगह पर हम लिख पाएंगे क्यू बाई ए, और एप्सिलॉन नॉट पहले से मेरे पास है, मतलब E का जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, सरफेस एरिया और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात में फॉर्म में मिली है। आप यहाँ पर बोल सकते हो भाई इसका सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर ए है, और सेम एज इसका भी सरफेस एरिया हमने ले लिया है ए है। अब ये जो वैल्यू आपकी मिली हुई है, तो क्या मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर सकता हूँ, अगर मुझे पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो इस इक्वेशन के ऊपर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ फॉर पोटेंशियल V इक्वल्स टू ई डी। ठीक है, V इक्वल्स टू ई क्रॉस डी। अगर मैं इसी इक्वेशन को नाम दे दूं हमारा सेकेंडरी इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी कैन राइट V इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हमें क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है, मतलब क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इस तरीके का मुझे कोई इक्वेशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। बेसिकली देखो हम कर क्या रहे हैं, मैं आपको सिंपली ये बताऊं, तो हमारे पास कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, तो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी हमारे पास ये इक्वेशन होता है। हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने अभी तक इसको V को फाइंड कर लिया है। चलिए ये जो इक्वेशन की वैल्यू आई है इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, तो आप लिख पाओगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 वी कैन राइट फॉर C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, और क्यू की V की वैल्यू हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या है, Q अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, जिसमें Q की क्या है, सरफेस के ऊपर रहा हुआ चार्ज, वो दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी में है, तो हमें Q कैंसिल कर सकते हैं, और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमें इक्वेशन मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पर बेसिकली कैपेसिटेंस फॉर टू पैरेलल प्लेट्स की वैल्यू मिलेगी, या इक्वेशन मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ ओनली फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई ये कहे कि भाई मीडियम के लिए, अगर मान लीजिए कि भाई मुझे मीडियम के लिए कैपेसिटेंस फाइंड करना है दो पैरेलल प्लेटों का, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो बन जाएगा, मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट को हम एज इट इज एप्सिलॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इक्वेशन मिलेगा C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाई डी, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या रहेगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन नॉट रहेगा वो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो चाहिए था हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया, हमें बेसिकली इन दोनों के बीच का कितना कैपेसिटेंस चाहिए था उसको हमने डिफाइन किया है, और ये रहा उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन। ये 2 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा जाता है कि भाई दो पैरेलल प्लेटों के बीच में क्या कैपेसिटेंस रहेगा, तो हमने उसको यहाँ पर डिफाइन किया, जो कि रहेगा C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाई डी। इसके ऊपर से कई सारे न्यूमेरिकल्स, कई सारे एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। As we know, we have two types of combination. First one is parallel combination and second one is series combination. So
In this video, we are going to discuss about series combination of capacitors. Now, the question arises, what is the combination of series? So simple answer is what? If you attached so many capacitors in a one series circuit, okay, सिंपली एक लाइन में किसी भी कैपेसिटर्स को ऐड करने की प्रोसेस मतलब हम कहेंगे उसे सीरीज कनेक्शन. एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि भाई यहाँ पर हमने कैपेसिटर्स के पार्ट्स ले लिए, ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया और ये तीसरा कैपेसिटर हो गया, जिसको हमने क्या किया है, V वोल्ट की बैटरी से अटैच कर दिया है. ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू होगा क्या, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा और यहाँ पर हमें नेगेटिव्स मिलेंगे. सेम एज यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, सेम एज यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा. अगर मैं बात करूँ सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्ज जो रहेगा वो सभी के अंदर सेम रहेगा. चार्ज जो रहेगा वो सभी के अंदर सेम रहेगा. लेट अस सपोज कि क्यू अमाउंट का चार्ज जो है वो इन्हीं सभी कैपेसिटर के अंदर फ्लो हो रहा है. अगर बात करो पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल सबके अंदर अलग अलग रहेगा. यहाँ पर V1 पोटेंशियल जाएगा, यहाँ पर V2 जाएगा और यहाँ पर V3 जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ हो कि हम V वोल्टेज के थ्रू अलग अलग कैपेसिटर्स को अलग अलग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर चार्ज जो है वो सेम अमाउंट का है. लेट अस सपोज कि भाई ये पहले कैपेसिटर को हम C1 बोलते हैं, दूसरे को C2 बोलते हैं और तीसरे को C3 बोलते हैं. As we know, the common formula of capacitance, the formula of capacitance, that is C equals to Q by V. C equals to Q by V. ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारे कैपेसिटेंस का. तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला C equals to Q by V है. इसी के ऊपर से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के लिए वैल्यूज को फाइंड करेंगे. चलिए पहले फाइंड करते हैं फॉर C1 कैपेसिटर. तो फॉर C1 कैपेसिटर द फॉर्मूला बिकम लाइक दिस, C1 equals to Q by V1. Let us take it. This is your equation number 1. Let us take it. This is your equation number 2. For C2 capacitor, the formula become like this. So C2 equals to Q by V2. This is your equation number 3. For C3 capacitor, C3 equals to Q by V3. This is your equation number 3. 4. Now, the total capacitance for this circuit, the total capacitance for the circuit, if we assume that this is as this diagram, यहाँ पर हम क्या करेंगे, CS लिख देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन, और यहाँ पर उसका सिंपली पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव. तो हमें इसके लिए टोटल पोटेंशियल क्या मिलेगा वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या लिख जाएंगे, टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे, तो भाई C1 प्लस C2 प्लस C3 सभी की सभी को हमने क्या किया है, एक सीरीज में ऐड कर दिया है. ठीक है, अगर देखिए सिंपली अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं. ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सीरीज कनेक्शन के लिए, फॉर सीरीज कनेक्शन द चार्ज इज सेम. चार्ज जो रहेगा वो आपको सेम अमाउंट का मिलेगा, लेकिन जो पोटेंशियल रहेगा वो डिफरेंट होगा. पोटेंशियल जो मिलेगा आपको वो डिफरेंट मिलेगा. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पोटेंशियल के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जिसकी वजह से हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऑब्टेन होकर मिलेगा. सो लेट अस टेक V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड V3. देखिए यहाँ पर हमने सिंपली सभी का इक्वेशन बनाया था, इसके ऊपर से V1 V2 V3 का इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा. मतलब क्या मिलेगा, V1 इक्वल्स टू Q by C1, सेम एज V2 इक्वल्स टू Q by C2 एंड V3 इक्वल्स टू Q by C3. ठीक है, तो अभी इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट V इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 C. यहाँ पर भी हम V के फॉर्म को V इक्वल्स टू Q by C के फॉर्म से डिफाइन करते हैं. तो हमें क्या मिलेगा, Q by C इक्वल्स टू
Q by C equals to Q by C1 प्लस Q by C2 प्लस Q by C3। ठीक है, सभी के अंदर से Q को कॉमन निकाल देते हैं। सभी के अंदर से Q कॉमन निकलेगा तो हमें मिलेगा क्या, इन ब्रैकेट 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यू कैंसिल आउट हो गया तो एज इक्वेशन हमें क्या मिलता है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अगर इसको मैं कंपेयर करूं, इसको मैं कंपेयर करूं एज द फॉर्म ऑफ रजिस्टर रेजिस्टेंस, तो याद हो आपको, तो सीरीज के लिए हमें रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो मिलता था R1 R2 और R3 के फॉर्म से। तो अगर आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमने ये 9th 10th में पढ़ चुका है, ठीक है, तो अगर हमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन या सीरीज फॉर्म पता हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस के लिए जो सीरीज कनेक्शन है उसमें R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारा कैपेसिटेंस एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो मिलेगा 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल से छोटा सा एग्जाम्पल, कि भाई हमारे पास में दो कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफेराडे का है, दूसरा C2 जो है वो 3 माइक्रोफेराडे का है। हमें C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे भाई, किस किस कनेक्शन के लिए, सीरीज के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाई C1 C2, ये किसके इक्वल में होगा, तो भाई ये 1/C के इक्वल में होगा। तो C इक्वल क्या मिलेगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, मतलब C1 C2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेराडे इंटू 3 माइक्रोफेराडे डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, मतलब 6 माइक्रोफेराडे डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफेराडे। क्लियर है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 6/5। आंसर आपको क्या मिलेगा, 6/5 कैपेसिटेंस एज अ फॉर्म ऑफ माइक्रोफेराडे। क्लियर है, तो भाई यहाँ पर जो सी इक्विवेलेंट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 6/5 माइक्रोफेराडे। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। In before last video we had discussed about the series combination of capacitors, जहाँ पर हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन किया था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। In this video we are going to discuss about the parallel combination of capacitors. So let's see what is parallel combination of capacitor। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट डायग्राम में हमने सभी को एक साथ में अटैच कर दिया था, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक दूसरे को पैरेलली फॉर्म में उनको अटैच करना होगा। तो सबसे पहले कैपेसिटर हम बना देते हैं यहाँ पर, इसके पैरेलल में दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे बना देते हैं, और इसके पैरेलल में तीसरा कैपेसिटर यहाँ पे बना देते हैं। इसको दे देते हैं नाम C1 C2 और C3। ठीक है, सीरीज कनेक्शन के अंदर बात करूँ तो सीरीज कनेक्शन के अंदर हमारा जो पोटेंशियल था वो अलग था और चार्ज सेम था। यहाँ पर आपका पोटेंशियल हर एक के अंदर सेम रहेगा और चार्ज अलग अलग मिलेगा, मतलब जो पोटेंशियल मिलने वाला है इसके अंदर वो सेम अमाउंट का मिलेगा, पर चार्ज जो है वो अलग फॉर्म के मिलेगा। ये पॉजिटिव पोजीशन, ये नेगेटिव पोजीशन, और यहाँ पे वोल्टेज हमने ले लिया पॉजिटिव से नेगेटिव वाला। चलिए, अब पैरेलल कनेक्शन के लिए हमारे पास देखिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस नॉर्मल फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V। अगर इसमें से मुझे चार्ज को फॉर्मूला करना हो तो एज अ फॉर्म ऑफ चार्ज में क्या लिख पाऊंगा, Q इक्वल्स टू CV, जिस इक्वेशन का यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए वैल्यूज फाइंड करते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यूज कैसे फाइंड होगी। ठीक है, सो फॉर C1 कैपेसिटर द फॉर्मूला इज Q इक्वल्स टू C1 इंटू V, Q1 equals to C1 into V. Let us take this one as equation number 1, this one is equation number 2. For C2 capacitor, the charge is Q2 equals to C2 into V. The equation is equation number 3. And for C3 capacitor, the charge Q3 equals to C3 into V. This will be your equation number 4. Now, what is the total capacitance on the parallel combination? Okay, so for we will write the total charge of a
the total charge of the system, that is your q equals to q1 plus q2 plus q3. From the equation number 1, 2 and 3, 4, we can write q equals to cv, q1 equals to c1 into v plus q2 equals to c2 into v and c3 into v. If you take v as common, we will write c1 plus c2 plus c3. Now we can calculate our v portion. So the equation become like this: c equals to c1 plus c2 plus c3. जहाँ जबकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सीरीज कनेक्शन के लिए यही इक्वेशन जो मिला था वो 1 के फॉर्म में मिला था, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 प्लस c3. अगर मैं इस इक्वेशन को भी कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमने पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन पढ़ा था, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जो कि सीरीज के लिए ऐड के फॉर्म में मिलता है, c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3. अगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल को लूँ, ठीक है, कि मेरे पास मान लीजिए कोई c1 कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराडे का है, c2 3 माइक्रोफैराडे का है एंड c3 जो है वो 5 माइक्रोफैराडे का है. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? तो c इक्विवेलेंट का इक्वेशन क्या होगा? तो c1 प्लस c2 प्लस c3. इसको किस में जोड़ा गया है? तो भाई पैरेलल कनेक्शन के साथ में जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है. ओके, सो c1 के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 माइक्रोफैराडे प्लस 3 माइक्रोफैराडे प्लस 5 माइक्रोफैराडे, टोटल ऐसा रहेगा 10 माइक्रोफैराडे. तो ये हो गया आपका c इक्विवेलेंट का आंसर. ठीक है. द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर. कैपेसिटर किस तरीके से किसी भी चार्ज की एनर्जी को स्टोर करता है, आज हम उसका डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो कि कई बार एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई बोर्ड्स में 2 और 3 मार्क्स के में ये थियरी पूछी गई है. तो चलिए उसको डिराइव करते हैं. तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम प्लॉट किया है जिसके ऊपर ये दो पैरेलल प्लेट्स है. ये हमारे प्लेट नंबर 1 है और ये हमारे प्लेट नंबर 2. दो पैरेलल प्लेट्स को हमने यहाँ पर डिफाइन कर रख दिया हुआ है और जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल देकर वी जैसा कोई टर्मिनल पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप देख पा रहे हो कि भाई पॉजिटिव से डीक्यू जैसा कोई चार्ज जो है वो पहली पैरेलल प्लेट के ऊपर आ रहा है और ये पहली प्लेट के ऊपर आने की वजह से यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. देखिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग की पोजीशन में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल वाला चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आके आके स्टक हो गया. लेकिन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऐसा कहती है कि अगर वापस से कोई दूसरा सेम अमाउंट का चार्ज अगर इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन शो होगा. ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, एक दूसरे को अवे रिपल करेंगे. ओके, तो यहाँ पर रिपल होने की वजह से यहाँ पर अब चार्ज को अगर मुझे स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को स्टोर करने के लिए कोई एक वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से चार्ज यहाँ पर स्टोर हो. ठीक है, तो इसी वर्क डन की वजह से हमें कैपेसिटर के ऊपर एक चार्ज मिलता है. ठीक है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं. पहले हमने क्या कहा कि भाई डीक्यू जैसा कोई चार्ज है वो आएगा और हमने मान लिया कि भाई पहले प्लेट के ऊपर कोई प्लस क्यू जैसा चार्ज आ रहा है. अब यहाँ पे प्लस क्यू जैसा चार्ज है तो वो क्या करेगा, उसकी दूसरी प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव पोटेंशियल को क्रिएट करेगा. क्यों? क्योंकि प्लेट के ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं. अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अट्रैक्शन के लिए वो क्या करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट को यहाँ पर जनरेट करेगा. नेगेटिव मतलब सेकेंडरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. सेम एज हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इसको प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज. तो अब अगर मुझे सेकेंडरी चार्ज को फ्लो करना है, मतलब फिल करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके ऊपर कोई छोटा वर्क डन करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर स्टोर्ड हो सके. क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ तो ये दोनों तो एक दूसरे को रिपल करेंगे और सो नॉर्मल अमाउंट में हम यहाँ पर चार्ज को फिल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसको कोई ना कोई वर्क डन की वजह से इसके अंदर स्टोर करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली चार्ज आते जाएंगे वर्क डन होने के साथ साथ में, और क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज स्टोर होते जाएंगे और सेकेंडरी प्लेट के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज उस तरीके से मिलते जाएंगे. अब अगर मैं बात करूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होगी, तो जाहिर सी बात है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होगी, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की होगी. तो यहाँ पे हमें कोई ई जैसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगा इन दोनों पैरेलल प्लेटों के बीच में. ठीक है, चलिए अगर मैं इसके कैपेसिटेंस की बात करूँ तो भाई दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है, इसको अगर इस प्लेट को अगर मैं ए नाम दे दूं, इस प्लेट का नाम अगर मैं बी दे दूं, तो भाई इसके लिए पोटेंशियल वी ए है और इसके लिए पोटेंशियल वी बी जैसा है, और इसको सेंटर का पोजीशन में ऐसा कर सकता हूँ कि भाई वी बी माइनस वी ए जैसा है. क्लियर है? और इन दोनों के थ्रू मिलने वाला कैपेसिटेंस जो है उसको हमने सी से डिनोट कर दिया है कि भाई यहाँ पे जो कैपेसिटेंस मिल रहा है उसको हमने सी से डिनोट कर दिया है. चलिए, नाउ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस.
द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, जहां पर C क्या है कैपेसिटेंस, Q क्या है पोटेंशियल जो कि प्रोवाइड किया गया है, और Q क्या है हमारा चार्ज। तो अगर मैं इसमें से पोटेंशियल को सब्जेक्ट करूं तो पोटेंशियल इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा Q बाई C के फॉर्म में। अब देखिए हमने क्या कहा था कि यहाँ पर इस पोटेंशियल को अगर मुझे इस पैरेलल प्लेट के ऊपर रखना है, इसका मतलब क्या कि मुझे कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, वो भी कौन सा पोटेंशियल, हमें क्या करना है इन दोनों के बीच में मिलने वाला पोटेंशियल। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को एज अ फॉर्म ऑफ इस इक्वेशन से लिखूं, तो हमारे पास देखिए एक इक्वेशन है पोटेंशियल का कि भाई v इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। इस पोटेंशियल को प्रोवाइड करने के लिए, v पोटेंशियल को प्रोवाइड करने के लिए किया जाने वाला छोटे चार्ज के ऊपर किया जाने वाला छोटा वर्क डन, तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, v इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। अब ये बेसिकली v क्या है, v इन दोनों के बीच में मिलने वाला टोटल पोटेंशियल है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, तो भाई जिसको आप VB माइनस VA के फॉर्म से लिख सकते हो। और यहाँ पर वर्क डन कौन सा होगा, तो वर्क डन हो रहा है हमारा A से B के लिए, और चार्ज कौन से हमारे पास में, तो Q जैसा चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, और ये VB माइनस VA क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे वर्क डन किस फॉर्म में मिलेगा, तो एज इट इज WAB बाई Q के फॉर्म में मिलेगा। तो ये अभी मेरे पास में एक इक्वेशन बन गया, V इक्वल टू W बाई Q का फॉर्म। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसमें से वर्क डन को डिफाइन करना है। वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो भाई वर्क डन को सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलने वाला वर्क डन इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, V इंटू क्यू लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए V इंटू क्यू तो हमने लिख दिया है, V इंटू क्यू बेसिकली होगा क्या, V इंटू क्यू का जो टर्म है वो कहाँ से ऑब्टेन होगा, तो भाई डी क्यू बाई डी टी के फॉर्म से हम यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर W जो मिला है वो टोटल वर्क डन है, लेकिन ये V क्या है पोटेंशियल छोटा जो इनके बीच में मिलने वाला पोटेंशियल है वो, और Q क्या है स्मॉल अमाउंट का मिलने वाला डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें Q के फॉर्म में एक वैल्यू मिलेगी। चलिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज Q है जो कि V पोटेंशियल के फॉर्म में हमें यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज को डिफाइन करने जाऊँ तो यहाँ पर V क्या है, V की अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूँ तो भाई V इंटू सी, और यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है डी क्यू के फॉर्म का है, तो हम इसको हम एज इट इज डी क्यू का फॉर्म लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारा V की जगह पर क्या लिख पाएंगे, क्यू बाई सी जो हमारी वैल्यू है, और यहाँ पर ये डी क्यू एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जीरो से कैपिटल क्यू के लिए क्या कर रहे हैं, तो भाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए पूरा टोटली वर्क डन चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कैपिटल W क्या दिख रहा है, कैपिटल W इज अ टोटल वर्क डन फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पर टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, तो भाई हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू कैपिटल Q बाई सी इंटू डी क्यू के फॉर्म में मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि भाई ये C जो है वो कहीं भी डी क्यू का पार्ट नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, तो भाई यहाँ से रिमूव होकर वो आउटसाइड आ जाएगा, बाहर की साइड आ जाएगा। और जैसे ये बाहर आएगा तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q, सबसे पहले हम V को बाहर कर देते हैं, तो अगर V बाहर, अगर यहाँ पर C बाहर आ जाएगा तो 1/C कैपिटल करके बाहर आ गया, और जीरो टू Q हमारे पास बचा गया Q इंटू डी क्यू। अब देखिए ये बेसिकली किस तरीके का फंक्शन हो गया, x रेस टू n इंटू डी एक्स, जिसका इक्वेशन क्या है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, तो भाई 1/c इक्वल्स टू, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, q प्लस वन डिवाइडेड बाई 1+1। ठीक है, और लिमिट क्या हो गया कैपिटल जीरो से q जैसी, मतलब 1/c इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या होगी आपकी जीरो टू क्यू जैसी। अब अगर मैं लिमिट पुट करूँ तो लिमिट क्या मिलेगी मुझे, यहाँ पर मैं 2 को बाहर निकले तो 2 आगे आ गया, और बचेगा क्यू स्क्वायर में कैपिटल क्यू की लिमिट अगर मैं पुट करूँ तो कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, जिसे आप सिंपली लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी का फॉर्म आपको यहाँ पर ऑब्टेन होके मिलेगा। ठीक है, ये हुआ आपका वर्क डन। अब अगर देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, तो भाई सी इक्वल टू क्यू बाई वी वाला फॉर्मूला है। अब अगर मान लीजिए मैं इस क्यू की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करूं, तो भाई क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे दूसरे नए फॉर्मूलाज ऑब्टेन करने हो। देखिए बेसिकली ये जो आपका वर्क डन है यही एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी इसके अंदर स्टोर होगा, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी इक्वेशन इसी तरीके से ऑब्टेन कर पाएंगे। यहाँ पे जो वर्क डन है वही एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगा वो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा। अब अगर मान लीजिए वहां पर मैं Q इक्वल्स टू
वी सी या सी वी की वैल्यू पुट करूँ तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या मिलेगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर बाई सी। तो मैं क्या लिख पाऊंगा, 1/2 इंटू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, वो मिलेगा डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वायर। एक इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। देखिए इस वर्क डन के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई हमारे पास कैपेसिटेंस भी है और यहाँ पर पोटेंशियल भी है। यहाँ पर वर्क डन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वर्क डन के साथ में क्या है, चार्ज है और पोटेंशियल, यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर से मैं अगर वी को सब्जेक्ट करूँ, ठीक है, अगर मैं वी को सब्जेक्ट करूंगा तो बेसिकली हमें मिलेगा क्या, वी के फॉर्म मतलब सी और चार्ज के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूलाज ऑब्टेन हो सकते हैं, थर्ड फॉर्मूला भी आप ऑब्टेन कर पाओगे, 1/2 सी वी स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, इस तरीके से, या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c के फॉर्म में भी यहाँ पर आपको वर्क डन देखने मिलेगा। सो बेसिकली कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई यहाँ से चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ता है, और उस वर्क डन को हम क्या करेंगे, लिमिट लेके 0 to q लिमिट लेके यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से जो है वर्क डन मिल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना एक हिस्सा बन सकते हैं इस चैनल का, ठीक है। अगर वीडियो की स्टडी आपको पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जिस वे में स्टडी को कर सके। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ में फिजिक्स को पढ़ते रहिए। डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।